नमस्कार दोस्तों, विद्ला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपराध यानी ऑफेंस क्या है, उसकी डिफिनीसन और उसके एलिमेंट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपराध क्या है यानी ऑफेंस क्या है? तो किसी भी ऐसे कृत्य को जो लॉ में प्रोहिबिटेड किया गया है और उसको पनिशेबल बनाया गया है और वह लोक हित के लिए हानिकारक है, तो ऐसे कृत्य को ही अपराध कहा जाता है। यानी कि ऐसा कार्य जो विधि के द्वारा निषिद्ध हो तथा विधि के द्वारा दंडनीय कार्य हो और वह लोकहित के लिए हानिकारक हो, तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें बीएनएस से संबंधित जो अपराध कार्य हैं वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं, और अन्य किसी अधिनियम में जिसे अपराध घोषित किया गया है तो वह अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे करप्शन एक्ट, SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट, इन सब विधियों में भी किसी भी कृत्य को जो अपराध घोषित किया गया है तो वह अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब हम जानेंगे कि अपराध की परिभाषा यानी कि डिफिनीसन, अपराध की डिफिनीसन क्या है। तो विलियम ब्लैकस्टोन ने कहा है कि निषिद्ध या समावेशित करने वाली सार्वजनिक विधि का यदि अतिक्रमण कोई व्यक्ति करता है तो वह अपराध कहलाता है। ठीक है। स्टीफेन ने इस संबंध में कहा है कि अपराध जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज की नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध है तो वह अपराध है। यहाँ स्टीफेन की यह परिभाषा यह दी गई है, अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज की नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध हो तो वह कार्य अपराध है। अपराध की अगली परिभाषा जो दी गई है वह कीनी ने दिया है। कीनी ने कहा है कि अपराध एक ऐसा दोष है जिसमें अनुशास्ति यानी सैंक्शन दंडात्मक होती है और किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। वह क्षम्य है तो केवल सम्राट के द्वारा, यानी कि अनुशास्ति होनी चाहिए, अनुशास्ति दंडात्मक होनी चाहिए और किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा वह क्षम्य नहीं है। वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। इस तरह का कोई दोष है तो वह अपराध है, ऐसा ब्लैकस्टोन महोदय ने परिभाषा में अपनी परिभाषा दी है। वुल्फेंडेन कमेटी ने भी इस संबंध में अपनी परिभाषा दी है, जिसमें कहा गया कि अपराध वस्तुतः विधिशास्त्र की ऐसी शाखा है जिसके अनुसार समाज में लोक शांति और शिष्टाचार बनाए रखना है। ऐसा कार्य होता है कि जो सामान्य व्यक्तियों को जो विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, दूसरों पर डिपेंड हैं या अकुशल हैं, कमज़ोर हैं, तो उनका उत्पीड़न और भ्रष्टाचार से बचाना है, जिससे उनके लिए वह हानिकारक ना हो। तो इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए जिस भी विधि को बनाया गया है जो है वह अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध के कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है, कुछ एसेंशियल एलिमेंट हैं कि जिसके बिना कोई भी कृत्य अपराध नहीं हो सकता। यानी कि अपराध होने के लिए कुछ एलिमेंट की ज़रूरत होती है। वो एलिमेंट जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक कोई भी कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो वो एलिमेंट कौन है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसमें दिया गया है कि मानव या व्यक्ति होने चाहिए। ये जो इसमें 4 एलिमेंट दिए हैं, मानव या व्यक्ति, दुराशय, और तीसरा है आपराधिक कृत्य या लोभ, और चौथा है क्षति यानी कि इंजरी। अब इसके 4 एलिमेंट जो दिए गए हैं तो इन चारों एलिमेंट ये पूरे होने चाहिए, तभी कोई कृत्य अपराध होगा। अब पहला जो है एलिमेंट है वह है मानव या व्यक्ति यानी ह्यूमन बीइंग या पर्सन। तो पहले आईपीसी की धारा 11 में व्यक्ति को परिभाषित किया गया था। अब वह बीएनएस की जो धारा है वह 226 में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है और 219 में पुरुष को परिभाषित किया गया है और 235 में वुमेन यानी महिला को परिभाषित किया गया है। अब मानव के अंदर या व्यक्ति के अंदर ऐसे व्यक्ति आएंगे कि जो चाहे कोई भी ह्यूमन बीइंग है, चाहे वह बच्चा हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो या कोई बाहरी व्यक्ति हो, पागल व्यक्ति हो, तो इन सब के द्वारा
कोई भी कृत्य जो किया जाता है और वह विधि द्वारा निषिद्ध हो और वह दंडनीय हो, तो ऐसी स्थितियों में वह कृत्य अपराध माना जाएगा। यानी कि इस तरह के व्यक्तियों के द्वारा इस तरह का यदि कोई कृत्य किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन यदि पागल के द्वारा या शिशु के द्वारा इस तरह का कोई कृत्य किया जा रहा है या जो मानसिक रूप से अक्षम हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है अपराध में जनरल एक्सेप्शन के तहत बचाव मिल जाता है। यानी कि वो अपराध, उनका कृत्य अपराध है लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, यानी कि उनको बचाव मिल जाता है। अब दूसरा जो एलिमेंट है वह है दुराशय, यानी मेंस रिया। मेंस रिया को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। जहाँ भी इसके संबंध में आवश्यकता पड़ी है तो उन शब्दों का प्रयोग जो धाराओं में किया गया है। अब दुराशय, तो दुराशय को मेंस रिया यानी कि आपराधिक मन स्थित कहते हैं। दुराशय में आशय सम्मिलित होता है। वैसे जो इंटेंशन है, इंटेंशन के बिना कोई भी कृत्य अपराध नहीं हो सकता। यानी कि जब कोई व्यक्ति बुरे आशय से किसी ऐसे कृत्य को करता है कि जो विधि में निषिद्ध है और तथा उसे दंडनीय घोषित किया गया है, तो उस तरह के कृत्यों को करने कोई भी व्यक्ति करता है उस आशय से, तो वह दुराशय की श्रेणी में आता है। आशय क्या है? ठीक है, आशय और इच्छा, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति केवल आशय के लिए दंडनीय नहीं होता, क्योंकि आशय में अच्छा और बुरा दोनों इच्छाएं होती हैं। अच्छा और बुरा दोनों इच्छाएं होती हैं। इसी के नाते आशय के लिए किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस कार्य को करने के लिए उसका बुरा आशय ना हो। इसी के नाते इसके एलिमेंट में आशय की बात नहीं की गई है, दुराशय की बात की गई है, यानी मेंस रिया यानी कि आपराधिक मन स्थित की बात की गई है। ये इसी वजह से ऐसा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए दंडनीय नहीं होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति तभी दंडनीय होता है जब उसका आशय होता है बुरा करने का। अब इच्छा और आशय में क्या डिफरेंट हम जानेंगे कि इच्छा यानी कि विल यानी डिजायर या इंटेंशन यानी आशय, दोनों में क्या अंतर है। तो कोई भी इच्छा तभी पूरी होती है जब वह आशय में कन्वर्ट होता है। अब इच्छा और आशय में क्या अंतर है? तो इच्छा, कोई भी इच्छा नहीं पूरी होती, लेकिन वह तब पूरी होती है जब वह आशय में कन्वर्ट होती है। यानी कि आशय ही संकल्प होता है। यानी कि जब तक आशय नहीं होगा तब तक वह संकल्प नहीं बनेगा, और जब तक संकल्प नहीं बनेगा तब तक वह परिणाम में घटित होने की संभावना नहीं बनेगी। इसी वजह से कहा जाता है कि संकल्प से सिद्धि। अब संकल्प जो होता है वह अच्छा भी हो सकता है करने के लिए और बुरा भी हो सकता है। इसी वजह से आशय को दंडनीय नहीं माना गया है, लेकिन जब बुरा आशय होगा तब दंडनीय माना जाता है। यानी कि जब तक आप विद्वेष की भावना से, बुरे इंटेंशन से किसी कृत्य को नहीं करते हैं, तब तक आप उस कार्य के लिए दोषी नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि वह आपका कार्य नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से यह किया गया है कि आशय एलिमेंट के रूप में नहीं बल्कि दुराशय को रखा गया है, क्योंकि आशय अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो जब अच्छा आशय होगा तो उसके लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आशय बुरा होगा तभी वह दंडित होगा। अब इच्छा और आशय में क्या मेन अंतर है? इच्छा प्लस यानी कि ऐड करेंगे, इच्छा प्लस जब भावनाएं जुड़ती हैं, यानी कि इच्छा प्लस भावना यानी इमोशन, और प्लस इमोशन की वजह से क्या होगा? इमोशन की वजह से उसके पूरा करने की प्रबलता अधिक हो जाती है, उसमें कंटिन्यूटी उसके पूरा करने की ज़्यादा रहती है। यानी कि कंटिन्यूटी जब तक वह पूरा नहीं हो जाता तब तक वह इच्छा बनी रहती है, उसको पूरा करने की प्रबलता बनी रहती है। इसी वजह से इच्छा केवल दंडनीय नहीं है जब तक कि वह आशय में नहीं कन्वर्ट होती। यानी कि डिजायर और प्लस दृढ़ता का जो तत्व है, यानी कि स्थिरता, यानी कि जब उस इच्छा को पूरा करने की स्थिरता होती है, और उसमें स्थिरता तभी आती है जब भावनाएं जुड़ती हैं उस इच्छा को पूरा करने के लिए, तब ऐसी स्थितियों में वही कार्य इंटेंशन बनता है। तो वह यदि
तो उसी को हम कहते हैं संकल्प, या उसी को हम कहते हैं आशय। लेकिन जब बुरी इच्छा होती है और प्लस उसको पूरा करने की दृढ़ता का तत्व होता है, स्थिरता होती है, उसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो ऐसी स्थितियों में उसके पूरा होने की प्रबलता अधिक होती है। इसीलिए जो है दुराशय को अपराध की श्रेणी में रखा गया, माने कि अपराध के एलिमेंट के रूप में रखा गया है, लेकिन इंटेंशन को नहीं रखा गया है। दुराशय की जो बात है, तो दुराशय के संबंध में जो पहला स्टेटमेंट आया था वो ऑगस्टाइन महोदय का आया था। यह दुराशय की जो उत्पत्ति जो है ऑगस्टाइन के उपदेश से मानी जाती है। दुराशय के दो एलिमेंट होते हैं, दो में एलिमेंट हैं, वो कौन कौन है? पहला, किसी कृत्य को करने का इंटेंशन होना चाहिए, और दूसरा, उन दशाओं का ज्ञान जो उस कृत्य को दोषपूर्ण बनाते हैं, तभी वह दुराशय की श्रेणी में आता है। कोई भी कृत्य तभी जो है अपराध की श्रेणी में आता है कि जब कृत्य और इंटेंशन यानी कि दुराशय दोनों जब मिल जाते हैं, तभी वह अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कि कृत्य और दुराशय दोनों का समुच्चय होना जरूरी है, यानी कि दोनों का संगामी होना जरूरी है। यानी कि जब तक वो दोनों मिलेंगे नहीं, तब तक वह अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा वह कृत्य। यानी कि दोनों का संगामी होना आवश्यक है। ऐसा फाउलर बनाम पिजट के मामले में कहा गया। जब कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट परिणाम के लिए कार्य करता है, तो यह कहा जाता है कि वह उस इंटेंशन से कार्य करता है। यानी कि कहने का मतलब कि जब किसी परिणाम को पाने के लिए कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट परिणाम को पाने के लिए कार्य करता है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को उस विशिष्ट आशय से करता हुआ कहा जाता है। यह है, ठीक है। आपराधिक मन स्थिति तब होती है जब मस्तिष्क की दोषपूर्ण स्थिति हो और उसमें उस कृत्य का ज्ञान तथा परिणाम का पूर्वानुमान हो। यानी कि कहने का मतलब है कि दुराशय यानी कि आपराधिक मन स्थित तथा मस्तिष्क की वह दोषपूर्ण स्थिति होती है जो जिसमें कृत्य का ज्ञान तथा परिणाम का पूर्वानुमान होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप किसी कृत्य को करने जाते हैं तो उस कृत्य के बारे में आपको जानकारी रहती है और उस कृत्य को करते समय इस बात को आप जानते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या आएगा, उसका पहले से ही आपको अनुमान रहता है। इसी वजह से ये कहा गया है कि आपराधिक मन स्थिति मस्तिष्क की ऐसी दोषपूर्ण स्थिति है। दोषपूर्ण स्थिति क्योंकि वो अच्छा इंटेंशन नहीं होता है, इसी वजह से कहा दोषपूर्ण स्थिति होती है। क्यों दोषपूर्ण स्थिति? क्योंकि विधि के द्वारा वह निषिद्ध होता है वह कृत्य, इसी वजह से दोषपूर्ण स्थिति की बात की गई। यानी कि दोषपूर्ण स्थिति है जिसमें कृत्य का ज्ञान तथा परिणाम का पूर्वानुमान उस व्यक्ति को होता है जो वह उस दोषपूर्ण स्थिति में जो है उस कार्य को करने के लिए तत्पर होता है। स्टीफेन का कथन है कि आशय इच्छा की ऐसी कार्यवाही है जो किसी प्रत्यक्ष कार्य को निर्देशित करती है। आशय इच्छा की ऐसी कार्यवाही है जो किसी प्रत्यक्ष कार्य को निर्देशित करती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस भी कार्य को आप करने जाते हैं तो आशय के संबंध वह उस कार्य को प्रत्यक्ष रूप से निर्देशित करता है उस कार्य को पूरा करने के लिए जिसके लिए आप इंटेंशन रखते हैं। तो इसी वजह से स्टीफेन ने इस बात को कहा है कि आशय इच्छा की ऐसी कार्यवाही है जो किसी प्रत्यक्ष कार्य को यानी कि तात्कालिक जो आप काम कर रहे हैं उसको निर्देशित करती है। कि शारीरिक गति होने के पहले एक स्थिति आती है चेष्टा की। यानी चेष्टा तब होती है कि जब आशय को पूरा करने के लिए शारीरिक गति शुरू होती है। यानी कि शारीरिक गति शुरू होने के पहले की अवस्था जो है तत्काल पहले की अवस्था चेष्टा कहलाती है। यानी कि आप उसको करने के लिए तत्पर हो जाते हैं अपने इंटेंशन को पूरा करने के लिए। इसी के नाते चेष्टा तथा कृत्य के अतिरिक्त कहा जाता है कि एक इच्छा भी है जो दोनों की जननी है। यानी कि चेष्टा तथा कृत्य की जननी कौन सी है? वह इच्छा है। क्यों? क्योंकि चेष्टा में भी इच्छा होती है और कृत्य जब आप कर देते हैं तो उसमें भी इच्छा होती है। इसी की वजह से वो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, चेष्टा तथा कृत्य। यानी कि इच्छा ना हो तो चेष्टा के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं और न ही कृत्य होगा। इसी वजह से ये कहा गया है कि चेष्टा तथा कृत्य के अतिरिक्त एक इच्छा भी होती है जो दोनों की जननी है। स्टीफेन का स्टेटमेंट है कि आशय इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी प्रत्यक्ष कार्य को निर्देशित करती है। आशय एक साधन है जबकि प्रयोजन साध्य होता है। प्रयोजन
वह भावना या संवेग होता है जो इच्छा की कार्यवाही को प्रोत्साहित करता है, जिससे किसी भी इच्छुक व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य पूरा होता है। प्रयोजन ऐसा संवेग होता है जो इच्छा की कार्यवाही को क्या करता है, इच्छा की कार्यवाही को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, या इच्छुक व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य होता है प्रयोजन। प्रयोजन आशय के मूल में स्थित, यानी कि कहने का मतलब जैसे कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पीसीजी की तैयारी करने आया, ठीक है, तो उसका आशय क्या है, उसका आशय उस पीसीजी की परीक्षा को पास करना है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या होगा कि उससे जो परिणाम आएंगे, यानी कि उस पीसीजी की परीक्षा को अचीव करने के बाद जो परिणाम आएंगे, यानी कि जो हमको लाभ मिलेगा, वह उसका प्रयोजन होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि समाज में जो अलग स्थिति बन जाती है, इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, स्टेटस मिल जाता है, पावर मिलता है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये उसका प्रयोजन है। और इसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए आदमी इंटेंशन बनाता है, यानी कि पीसीएस से अपना टारगेट आदमी बनाता है। यानी कि इसी की वजह से यह कहा गया है कि आशय किसी प्रत्यक्ष कार्य को निर्देशित करता है। तो आशय यही काम करता है, जैसे मान लीजिए पीसीएस की परीक्षा आपका वो टारगेट है, तो उसी को वो निर्देशित करेगा, ठीक है, कि उसको पूरा किया जाए। लेकिन उससे जो अचीवमेंट मिलेगा वह क्या है, वह प्रयोजन है। तो यह प्रयोजन इसी के नाते आशय के मूल में स्थित होता है, इसी वजह से ये बातें कही गई हैं। तो आशय यानी प्रयोजन आशय के मूल में स्थित दूरस्थ उद्देश्य को इंगित करता है, और इसीलिए कहा गया है कि आशय साधन है और प्रयोजन साध्य है। यानी कि इस आशय साधन क्यों है, आशय साधन इस वजह से है क्योंकि जब तक इस आशय जो आशय रखा गया है, यानी कि पीसीएस की परीक्षा को अचीव करना, तो जब तक वह पूरा नहीं होगा तब तक वो साध्य जो है वो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा कि जो आप उस पीसीएस परीक्षा के पास होने के बाद जो आपको मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से जो है आशय को साधन कहा गया है और प्रयोजन साध्य है, ठीक है। जैसे विधि क्या है, विधि साधन है, लेकिन उसका साध्य क्या है, उसका साध्य है उचित को प्राप्त करना, न्याय को प्राप्त करना, जो है शांति को प्राप्त करना, ये उसका लक्ष्य है, ठीक है। यानी कि वो साध्य है। यानी कहने का मतलब विधि का साध्य क्या है, विधि का साध्य जो है उचित को प्राप्त करना, न्याय को प्राप्त करना, शांति को प्राप्त करना, यह विधि का साध्य है। लेकिन विधि क्या है, साधन है, क्योंकि उसी विधि के माध्यम से ये चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। आशय की निर्दोषिता किसी व्यक्ति को क्षमा दिला सकती है, जबकि प्रयोजन की निर्दोषिता आमतौर पर कानूनी रूप से क्षमा का आधार नहीं बनती है यदि आशय दोषपूर्ण है। यानी कि कहने का मतलब कि आशय की निर्दोषिता किसी व्यक्ति को क्षमा दिला सकती है। कहने का मतलब कि यदि कोई कार्य किया जा रहा है और उस कार्य को करने में उस व्यक्ति का जिसने किया है कोई भी इंटेंशन नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में उसको निर्दोष घोषित कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको उस कृत्य के लिए क्षमा कर दिया जाएगा, ठीक है। जबकि प्रयोजन की निर्दोषिता कह रहा कि क्षमा का आधार नहीं बन सकती। यानी कि यदि आपका प्रयोजन आपका अच्छा है तो आपको ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा यदि आपका इंटेंशन बुरा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इस नाते क्योंकि प्रयोजन अपराध का एलिमेंट नहीं है, लेकिन उस अपराध के संबंध में मेंस रिया को साबित करने के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। इसी के नाते ये कहा गया है कि आशय की निर्दोषिता किसी व्यक्ति को क्षमा दिला सकती है। यानी कि यदि आशय नहीं है किसी भी कृत्य को करने में, तो ऐसी स्थितियों में उसके लिए आपको निर्दोष घोषित किया जा सकता है। लेकिन प्रयोजन आपका नहीं है या प्रयोजन आपका अच्छा है, तो इसकी वजह से आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। ये इसी की वजह से ये बात कही गई कि आशय की निर्दोषिता किसी व्यक्ति को क्षमा दिला सकती है, जबकि प्रयोजन की निर्दोषिता आमतौर पर कानूनी रूप से क्षमा का आधार नहीं बनती यदि आशय दोषपूर्ण है। यानी कि बुरा प्रयोजन दंडित नहीं किया जाता यदि कार्य वैध है, और अच्छा प्रयोजन अवैध कार्य को क्षमा नहीं कर सकता। यानी कि अच्छा प्रयोजन है यदि और आपका इंटेंशन बुरा है, आपका कार्य अवैध है, तो ऐसी स्थितियों में आप उसके लिए निर्दोष नहीं घोषित किए जा सकते। यानी कि विधि आपको क्षमा नहीं करेगी। विधि में अक्सर मोटिव यानी प्रयोजन को अप्रासंगिक माना जाता है यदि इंटेंशन और एक्ट से अपराध सिद्ध हो रहा हो।
यानी कि कहने का मतलब यह है कि मोटिव अप्रासंगिक होता है किसी अपराध के लिए। अपराध के इंटेंशन को साबित करने के लिए प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन मोटिव अपराध के लिए एलिमेंट, अपराध का एलिमेंट नहीं है, इस नाते वह अप्रासंगिक होता है। संत ऑगस्टाइन का जो ये उपदेश है रियम लिंगुम नॉन फेसिट निसी मेंसिट रिया, ठीक है, जिसका अर्थ है कोई कार्य तब तक अनैतिक नहीं है जब तक उसको दूसरी मन से न किया जाए। यानी कि जब कोई कार्य दूसरी मन से किया जाता है तब वह अनैतिक होता है। इस तरह का स्टेटमेंट यानी कि उपदेश संत ऑगस्टाइन ने अपने उपदेश में दिया था, ठीक है। इसी का आधार लेकर के कोक महोदय ने, जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या कहा? एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मेंसिट रिया, यानी कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो, यानी कि उसका दुराशय ना हो, यानी मेंस रिया ना हो। यानी कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसके कार्यों के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उस कार्य को करने के पीछे उसका बुरा इंटेंशन ना हो, यानी कि उसका दुराशय ना हो। यानी कि यदि कोई कार्य उसने किया लेकिन उसका बुरा आशय नहीं था, यानी कि उसका दुराशय नहीं था, तो ऐसी स्थितियों में उस कृत्य के लिए विधि में उसको दंडित नहीं कर सकती, विधि उसे दंडित नहीं कर सकती। क्यों? ऐसा इस नाते है क्योंकि इसी संबंध में जो है कोक महोदय का दूसरा कथन है, एक्टस में इनिविटो फैक्टस नॉन एस्ट मीन्स एक्टस, यानी मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। यानी कि जब मेरा इंटेंशन नहीं है किसी कार्य को करने में, वह कृत्य भले मुझसे हुआ हो लेकिन उसको करने में मेरा इंटेंशन नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में यानी कि उसको करने में मेरा बुरा आशय नहीं, तो वह कार्य मेरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जब कार्य मेरा नहीं है तो मुझे दंडित भी नहीं किया जा सकता, और यह नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। वो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इस नाते किया गया कि यदि किसी भी व्यक्ति का इंटेंशन ना हो उस किसी कृत्य को करने के लिए और उसको यदि दंडित कर दिया जाए तो होगा क्या कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धमकी दे करके या उसको भय के दबाव में डाल करके उस कृत्य को करा लेगा और उस कृत्य के लिए उसको दंडित कर दिया जाएगा। यदि ऐसा कर दिया जाए, इंटेंशन ना होने पर भी किसी व्यक्ति को उसके कृत्यों के लिए केवल दोषी ठहराया जाए, तो इसी के नाते यह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसी के नाते ये काम किया गया है कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो। इसी वजह से ये जो है नियम बनाया गया, यानी यह मैगजीम दिया गया है। तो ये जो एक्टस में इनिविटो फैक्टस नॉन एस्ट मीन्स एक्टस, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, यह सूत्र जो समाहित होता है तो वह आईपीसी की धारा 94 में, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 32 में समाहित होती है, जिसको कई बार जो है पीसीसी की परीक्षाओं में, एपीओ की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दुराशय के संबंध में आर बनाम टाल्सन का मामला महत्वपूर्ण है और आर बनाम प्रिंस का। होम बनाम विंचेस्टर कॉरपोरेशन, हार्डिंग बनाम प्राइस, फाउलर बनाम पिजेट, ये सब मामले इंटेंशन यानी कि दुराशय से संबंधित है। हार्डिंग बनाम प्राइस को भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। फाउलर बनाम पिजेट को तो नहीं पूछा गया है, लेकिन होम बनाम विंचेस्टर कॉरपोरेशन को मिलाने के लिए दिया गया है कई बार। नलम क्रिमेन सिने ले गए, इसका जो ये मैगजीम है, इसका मतलब यह है कि बिना विधि के कोई भी कार्य अपराध नहीं हो सकता। यानी कि कहने का मतलब कि यदि कोई ऐसा कार्य है कि जिसको विधि में निषिद्ध नहीं किया गया है और दंडनीय नहीं घोषित किया गया है, तो उस कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अपराध नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि नलम क्रिमेन सिने ले गए। आर बनाम टाल्सन में कहा कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है जब तक कि उसका मन अपराधी नहीं है, ठीक है। यानी कि जब तक वह दूसरी मन से कार्य नहीं किया तब तक उसको जो है अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता, ठीक है। सराज बनाम डी रूटजन, इस संबंध में लॉर्ड जस्टिस राइट ने कहा था कि प्रत्येक अधिनियम में मनः स्थित अंतर्निहित होती है, यानी प्रत्येक अधिनियम में मनः स्थित यानी मेंस रिया अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके विपरीत साबित न कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी अधिनियम में मेंस रिया अंतर्निहित माना जाता है, जब इसके विपरीत साबित कर दिया जाएगा तो उस व्यक्ति को जो है छोड़ दिया जाएगा, यानी कि आपराधिक मनस्थिति अनुपस्थित रहेगी तो छोड़ दिया जाएगा,
ठीक है। लेकिन यह मान करके चला जाएगा कि आपराधिक मन स्थिति उस अधिनियम में, उस विधि में अंतर्निहित है, यानी कि यह पहले जो धारणा बना करके चली जाएगी, ठीक है। तो जो अपना बचाव करना चाहता है तो वो अपना साबित करे कि भाई मेंसरिया मेरा नहीं था, मन स्थिति मेरी नहीं थी, ठीक है। इसी संबंध में आगे जो है ब्रीड बनाम उड का मामला कहा गया कि जब तक कोई अधिनियम, हाँ कहा गया है कि जब तक कोई अधिनियम स्पष्ट रूप से मन स्थिति को अपराध के घटक के रूप में अस्वीकार न कर दे, तब तक न्यायालय किसी को दोषी न माने जब तक कि उसका मस्तिष्क दूषित न रहा हो। ये ब्रीड बनाम उड में ये बातें कही गई। होम्स बनाम विंचेस्टर कॉरपोरेशन के मामले में न्यायाधीश कैनेडी ने कहा कि अधिनियम की शाब्दिक व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है, जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए कि मन स्थिति आवश्यक है। इसी संबंध में फॉलर बनाम पेजेट ने कहा, लॉर्ड कैरेंस ने दुराशय के महत्व पर जोर दिया था। उसमें यह कहा गया था कि कार्य और दुराशय जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कोई कृत्य अपराध नहीं होगा, ठीक है, फॉलर बनाम पेजेट में। अब बात आती है आर बनाम प्रिंस के मामले में। न्यायालय ने कहा कि प्रिंस का कार्य विधि द्वारा निषिद्ध है, अनैतिक है और दोषपूर्ण उसको पाया था। इसी वजह से प्रिंस को अपहरण का दोषी माना गया था। जबकि क्वीन बनाम टाल्सन में कहा न्यायाधीश कैनेडी ने कि एक महिला को द्विविवाह का इन्होंने दोषी नहीं माना, क्योंकि उन्होंने कहा कि उस महिला ने सद्भाव में स्वयं को विधवा समझा था और सद्भाव में की गई भूल शिशु द्वारा की गई भूल के समान उन्होंने माना और उस महिला को जो है द्विविवाह के लिए दोषी नहीं माना, क्योंकि महिला ने सद्भाव में कार्य करते हुए इस बात का पता करने का पूरा प्रयास किया था कि वास्तव में उसका पति जीवित है या मर गया है। तो इसी वजह से वह सद्भाव में उसका वो भूल था, उसका पति आ गया था 7 वर्ष के भीतर ही, तो उसको दोषी नहीं माना गया। महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएजाज के मामले में कहा गया कि दुराशय को किसी संविधि में तब तक अंतर्निहित माना जाएगा जब तक कि स्पष्ट शब्दों द्वारा इस पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो, ठीक है। इसी की महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएजाज के मामले की पुष्टि नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1966 सुप्रीम कोर्ट में की गई। यानी कि कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र बनाम एमएजाज के संबंध में दिए गए निर्णय की पुष्टि नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में जस्टिस सुब्बा राव ने की। उन्होंने कहा आपराधिक मनस्थिति की प्रकृति किसी कार्य को अपराध घोषित करने की संविधि के उद्देश्य व उसके प्रावधानों पर निर्भर करती है। मन स्थिति के कुछ अपवाद हैं, यानी कि कुछ ऐसे कार्य भी हैं कि जो बिना दुराशय के भी दंडित किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को, लेकिन वो कुछ अपराध हैं जिसके संबंध में आगे बातें की गई। अब वीडियो लंबा ना हो इसके नाते यहाँ हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए, और इसके आगे के वीडियो के लिए आप कमेंट ज़रूर करें।